हेलो, आई एम डॉक्टर अनहा जावेद और आज हम डिकोड करेंगे मेंडेलियन लॉ ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल ने 3 लॉज दिए थे, उनको हम डिकोड करेंगे। 30 मिनट्स में हम कंप्लीट कर देंगे पूरी मेंडेलियन जेनेटिक्स। और मैं आपको एक और ट्रिक सिखा दूंगी, जीनोटाइप निकालने का ट्रिक भी सिखा दूंगी आज। तो बेसिकली आज हम हैं डे 4 ऑफ अ ब्रिज कोर्स और मैंने आपको यही बताया था कि जेनेटिक्स एज अ टॉपिक इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है फ्रॉम द नीट पर्सपेक्टिव। नीट में बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं जेनेटिक्स पे, और ये ना ही सिग्निफिकेंट ये लेक्चर्स उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 10th से 11th में गए हैं, पर उन स्टूडेंट्स के लिए भी हैं जो 11th से 12th में जा रहे हैं अब। तो बेसिकली 12th में हम पढ़ाते हैं जेनेटिक्स, तो ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग फ्रॉम 11 टू क्लास 12, उनके लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करना। और मैंने आपसे बोला था द अर्लियर द बेटर इट इज़। तो जितनी जल्दी आप कोशिश करेंगे पढ़ने की, कॉन्सेप्ट डेवलप करने की, उतना बेहतरीन तरीके से आप समझेंगे जेनेटिक्स आगे की भी। तो चलिए हम शुरू करते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स। कल मैंने आपको बेसिक्स बताए थे जेनेटिक्स के। आई होप कि आपने पढ़ा होगा, समझे होंगे बेसिक्स। आज हम थोड़ा सा मेंडल ने जो लॉज बताए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, मेंडल ने 3 लॉज दिए थे। मेंडल ने 3 लॉज दिए थे जेनेटिक्स के। तो लॉज ऑफ जेनेटिक्स मेंडल ने कितने दिए थे? 3 दिए थे। 3 लॉज ऑफ जेनेटिक्स दिए थे। पहला लॉ था लॉ ऑफ डोमिनेंस। पहला लॉ कौन सा दिया मेंडल ने? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा मेंडल ने लॉ दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो सुनते रहो, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा मेंडल ने लॉ दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये तीसरा लॉ दिया था। अब देखो, सिर्फ बेसिक अगर हम समझे तो पहले 2 लॉ जो मेंडल ने दिए थे, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस करके करा था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे स्टडी करे थे। तो किस पे पढ़े थे? मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे पढ़े थे। और जो इन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया था, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस पे दिया था। किस पे दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे ये आया था। ये तो बेसिक समझ लिया मैंने कि लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उन्होंने मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर के क्रॉस पे दिया था। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन्होंने 2 कैरेक्टर्स लिए थे, उस पे दिया था। ठीक है, इनमें से देखो एक और क्वेश्चन, यूनिवर्सल लॉ कौन सा है? ऐसा लॉ जो एप्लीकेबल हर जगह है और जिसके केस में एक्सेप्शन नहीं है। तो कहोगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज द यूनिवर्सल लॉ। तो यूनिवर्सल लॉ क्या हुआ? माने इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। इस लॉ का कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये हर जगह एप्लीकेबल है। तो यूनिवर्सल लॉ मेंडल का कौन सा था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा यूनिवर्सल लॉ था? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ये यूनिवर्सल लॉ था मेंडल का। तो मेंडल ने जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दिया वो यूनिवर्सल लॉ था, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं पाया गया है। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं एक एक करके लॉ से। पहला लॉ हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इजी कितना है ये मैं बता रही हूँ कि बहुत आसान है। सिर्फ अगर सुन लेंगे आप तो आपको कितना आसान लगेगा ये टॉपिक, लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखो, कल तुम लोगों ने मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर का क्रॉस किया था, ठीक है। तो हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस जब किया था तो हमने प्योर ब्रीडिंग वैरायटी ली, जैसे प्लांट हाइट लिया। कौन सा कैरेक्टर लिया? प्लांट की हाइट ली थी, ठीक है ना, प्लांट की हाइट ली थी। रिवीजन करा रही हूँ। इसको क्रॉस किया हमने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ, तो होमोजाइगस डोमिनेंट को रिसेसिव के साथ किया। F1 जनरेशन में क्या आए थे? जितने भी इंडिविजुअल्स थे सब क्या थे? टॉल थे। क्या थे? टॉल थे। जितने इंडिविजुअल्स थे सब क्या थे? टॉल थे। अच्छा, मेंडल के वक्त पे जीन्स आइडेंटिफाई नहीं हुई थी, मेंडल ने फैक्टर बोला था।
तो मेंडल ने कहा कि कोई फैक्टर है जो स्टेबली पास हो रहा है, बेसिकली इट्स अ डिस्क्रीट यूनिट जो पेयर में आकर कर रहा है और स्टेबली पास हो रहा है फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी इन एन अनचेंज्ड फॉर्म। ये ब्लेंडिंग नहीं दिखा रहा है। तो बेसिकली इससे हमें ये बात समझ में आई कि जो F1 जेनरेशन है इसमें द प्रोजेनी will resemble what? Either of the parent, एक पेरेंट से रिजेंबल करेगा, either of the parent, माने अगर जैसे टॉल पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है, डोमिनेंट पेरेंट से रिजेंबल कर रहा है F1 जेनरेशन, बहुत ध्यान से सुनना, F1 जेनरेशन। तो उन्होंने कहा जो हमारे मेंडेलियन फैक्टर्स हैं वो डिस्क्रीट यूनिट है, पेयर में आकर करते हैं, हाँ दो एलीलिक फॉर्म्स में आकर करते हैं, जिसमें से जो डोमिनेंट बेसिकली डोमिनेंट फैक्टर है वो एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं होगा इन F1 जेनरेशन। तो F1 जेनरेशन में द प्रोजेनी विल रिजेंबल आइदर ऑफ द पेरेंट एंड बेसिकली इट विल रिजेंबल द पेरेंट विच इज डोमिनेंट फॉर दैट कैरेक्टर, तो वो डोमिनेंट पेरेंट को रिजेंबल करेगा। तो उन्होंने पहला लॉ निकाला था लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसपे उन्होंने बोला कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में उन्होंने ये बोला कि जो उनके फैक्टर थे, मेंडेलियन फैक्टर था, क्या उन्होंने कंसिडर किया था? मेंडेलियन फैक्टर। देखो सिर्फ पॉइंट याद करा, तो ये क्या थे? डिस्क्रीट यूनिट्स थे। क्या थे बेटा? डिस्क्रीट यूनिट्स थे जो क्या करते थे, एक पॉइंटर 1 पॉइंटर 2 आकर इन पेयर्स, हाँ ये पेयर्स में आकर करते हैं। डू नॉट, पॉइंटर नंबर 3, डू नॉट शो ब्लेंडिंग, डू नॉट शो ब्लेंडिंग, ब्लेंड नहीं करते, डू नॉट शो व्हाट? ब्लेंडिंग, आपस में ब्लेंड नहीं करते। एंड दे इन F1 generation only the dominant trait is expressed, डोमिनेंट कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा। तो आइदर ऑफ द पेरेंट बोला था, वन पेरेंट से रिजेंबल करेगा जो डोमिनेंट पेरेंट होगा, तो जो डोमिनेंट फैक्टर होगा वो एक्सप्रेस करेगा और रिसेसिव फैक्टर एक्सप्रेस नहीं करेगा इन F1 जेनरेशन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। किसमें? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस निकाला कि व्हेन द फैक्टर्स विच occur in pair and one of the factors dominant over the other, तो जो डोमिनेंट फैक्टर है वो F1 जेनरेशन में एक्सप्रेस करेगा। जैसे मैंने कहा एक पेरेंट टॉल था, एक डुऑफ था, तो F1 जेनरेशन में कौन सा डोमिनेंट है? आइदर ऑफ द पेरेंट, एक पेरेंट से रिजेंबल करेगा। आइदर ऑफ द पेरेंट माने एक, तो एक किससे रिजेंबल किया? टॉल पेरेंट से रिजेंबल किया जो डोमिनेंट है, ठीक है, डोमिनेंट ट्रेट इज एक्सप्रेस। ये इन्होंने बताया लॉ ऑफ डोमिनेंस। अच्छा बोला था यूनिवर्सल लॉ नहीं है लॉ ऑफ डोमिनेंस, यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो अगर यूनिवर्सल लॉ नहीं है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के एक्सेप्शन होंगे कुछ बेसिक, थोड़े से एक्सेप्शन में तुम्हें एक दो एक्सेप्शन से क्लियर करा दूँ। तो अगर मैं एक ट्रिक समझा दे रही हूँ, जैसे मैंने कहा लॉ ऑफ डोमिनेंस, या ऐसे कह दो डोमिनेंस, जो मेंडल का डोमिनेंस है वो तुमने कहा, तो डोमिनेंस जहाँ लॉ ऑफ डोमिनेंस लग रहा है, ठीक है। दूसरा मैंने कहा अब देखो तीन चीजें मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी इसी में, तो देखो कॉन्सेप्ट। तो पहला मैंने कहा डोमिनेंस है, दूसरा बेटा क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। दूसरा क्या है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस है दूसरा। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस दूसरा पढ़ाना है, और तीसरा क्या पढ़ाना है? कोडोमिनेंस। तीसरा क्या पढ़ाऊंगी? कोडोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और तीसरा क्या है? कोडोमिनेंस। तीसरा क्या है? कोडोमिनेंस। क्या स्पेलिंग लिख दी है? डोमिन, ठीक है। तीसरा है कोडोमिनेंस, ठीक है। अगर अब देखो तुम्हें इतना आ गया लॉ ऑफ डोमिनेंस, तुम्हें ये बात समझ में आ गई पहले का
कि अगर चलो फूलों से हम लोग रिलेट करते हैं, मैं एक क्रॉस बना रही हूँ, इनमें कॉमन क्रॉस है, ये रेड फ्लावर है जो डोमिनेंट है, यानी RR क्रॉस कर रही हूँ मैं, फूल अच्छा बना रही हूँ, वाइट फ्लावर, ठीक है, ये वाइट फ्लावर है, स्मॉल r, ठीक है। तो अगर हम पहला यही क्रॉस, आई एम सो सॉरी, पहला अगर यही क्रॉस रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर का हम लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखो तो क्या कहोगे मैम F1 जेनरेशन में, फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में क्या आएंगे, रेड फ्लावर आएंगे, क्या आएंगे बेटा, रेड फ्लावर आएंगे। तो फर्स्ट फिलियल जेनरेशन में लाल रंग के फूल आएंगे तो कहोगे प्रोजेनी मैच आइदर, एक पेरेंट का, आइदर ऑफ द पेरेंट से प्रोजेनी मैच कर रहा है, लाल रंग क्या है रेड है, ठीक है। अब देखो दूसरे में क्या हुआ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में अगर हम यही करेंगे तो कहोगे मैम ना ही लाल, अब ये मेंडल के एक्सेप्शन है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये एक्सेप्शन है, तो कहोगे ना ही लाल आएगा ना ही सफ़ेद आएगा, मैम पिंक कलर के फूल आएंगे, कैसे आएंगे, पिंक रंग के, पिंक कलर के फूल आएंगे। तो F1 जेनरेशन में क्या आया, इनमें पिंक आए, तो जो ये RR था ये क्या था, पिंक कलर के फूल है, माने कि इसमें F1 जेनरेशन में द प्रोजेनी विल मैच नाइदर ऑफ द पेरेंट, कोई भी पेरेंट से मैच नहीं करेगा। तो इसमें F1 में प्रोजेनी मैच कर रहा है आइदर ऑफ द पेरेंट, इसमें क्या कर रहा है, प्रोजेनी मैचेस नाइदर कोई भी पेरेंट का नहीं होगा, नाइदर ऑफ पेरेंट, किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेगा, ये नाइदर है। ये क्या था, आइदर, एक पेरेंट से मैच करेगा, ये क्या था, किसी भी पेरेंट से मैच नहीं करेगा। अच्छा, अगर मैं कहूँ कोडोमिनेंस में क्या होगा, मैंने क्या कहा, कोडोमिनेंस में क्या होगा, तो तुम कहोगे मैम कोडोमिनेंस में जो फूल क्रॉस से आएगा, जो F1 जेनरेशन बनेगी, इसमें कोडोमिनेंस में F1 जेनरेशन बनेगी, उसमें कैपिटल R स्मॉल r बेसिकली क्या होंगे, आधे लाल और वाइट, ये क्या है, सम पार्ट रेड सम वाइट, कहोगे कोडोमिनेंट, द प्रोजेनी विल रिजेंबल बोथ द पेरेंट्स इक्वली। तो इसमें क्या टर्म बोल सकते हो, इसमें क्या लिख सकते हो, प्रोजेनी मैचेस बोथ पेरेंट्स इक्वली, माने दोनों अलील इक्वली एक्सप्रेस हो रहे हैं, इक्वली, समझ में आया। तो F1 जनरेशन मैच नाइदर आइदर ऑफ द पेरेंट, यहाँ दोनों पेरेंट से मैच नहीं करेगा, इनकम्प्लीट, यहाँ दोनों एक्सप्रेस हो जाएंगे इक्वली। तो बेसिकली F1 जनरेशन विल in the F1 generation both the alleles या both the dominant and the recessive will express equally, ना कोई डोमिनेंट है ना कोई रिसेसिव है इसमें। तो ये हमने पढ़े दो एक्सेप्शन में, क्यों कह रही थी यूनिवर्सल लॉ नहीं है, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस यूनिवर्सली नहीं, यूनिवर्सल बेसिकली लॉ ऑफ डोमिनेंस यूनिवर्सल लॉ नहीं है, तभी तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस क्या हो गए, इनके एक्सेप्शन हो गए, इनके क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए। तो आपने ये आज क्या पढ़ लिया, इनके एक्सेप्शन। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के कुछ एक्सेप्शन आपने पढ़े, और भी हैं, एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ लिया, एक को डोमिनेंस पढ़ लिया, ठीक है। अब देखो हमने समझा इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, लॉ ऑफ डोमिनेंस हमने कॉन्सेप्ट बना लिया। अब हम करेंगे मेंडल ने जो दूसरा लॉ दिया था, दैट वाज अ यूनिवर्सल लॉ, वो क्या नाम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या नाम था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है। अब ये क्या था, यूनिवर्सल लॉ था, क्या था बेटा ये, मैम ये था यूनिवर्सल
लॉ, अच्छा यूनिवर्सल लॉ माने हर जगह एप्लीकेबल लॉ है। तो इस लॉ के आधार पे, इस लॉ में, अच्छा मैंने ये लॉ कहाँ मेंडल ने पढ़ा है, मोनोहाइब्रिड में। कहाँ पढ़ा है, ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो अगर जब आपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में टी की सेल्फिंग करी थी तो आपने क्या देखा था, F2 जेनरेशन में क्या हुआ था, F2 जेनरेशन में क्या हुआ था, F2 जेनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो क्या आया था, 3:1, नहीं 3:1 आया था। तो बेसिकली अगर प्लांट हाइट देखी थी तो ये 3 टॉल थे और एक क्या था, डुऑफ था। क्या था, डुऑफ था। तो बेसिकली लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मेंडल ने ये बताया कि जब पेरेंट्स, whenever the parents form the gametes by meiosis, when the parents form the gametes by meiosis, then the allelic pairs segregate at the time of gametic formation. तो हर गैमीट में एक ही पेयर जाएगा, हर गैमीट में एक ही एलील जाएगी। एंड व्हेन देयर फर्टिलाइजेशन, की जैसे मैंने कहा कि ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, समझो ये पेरेंट में क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, सिर्फ लॉ समझने की कोशिश करो, ये पेरेंट में ये है, ठीक है। तो जब गैमीट फॉर्मेशन होगा, जब क्या होगा, गैमीट का फॉर्मेशन होगा, तो ये क्या होंगे, अलील्स विल सेग्रीगेट। ये क्या करेंगे बेटा, सेग्रीगेट करेंगे एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन। तो माने कि एक कैपिटल टी कुछ में गया, कुछ में स्मॉल टी गया। तो कुछ गैमीट्स में कैपिटल टी गया और कुछ में क्या गया, स्मॉल टी गया। ये क्या है, ये गैमीट है, ये भी क्या है, गैमीट में। अच्छा रैंडम असॉर्टमेंट होता है, ये क्या होता है, रैंडम होता है। जब फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे हम प्लांट पढ़ रहे हैं, तो पॉलन किसके साथ, ओवा के साथ, एग के साथ कंबाइन करेगा। तो एग के साथ जब पॉलन कंबाइन करेगा, जैसे मैंने कहा कि एक ये पॉलन है मेल का और फीमेल का क्या है, ये एग है। ये जब फर्टिलाइज होंगे, ये जब फर्टिलाइज होंगे, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ। तो फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड कंडीशन फिर से आ जाएगी, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड, फिर से ये आ गए। तो ये डिप्लॉइड कंडीशन फिर से आ गई, ये होता है। समझ में आई बात। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि इन द पेरेंट्स these allelic forms are present together, but when there is gamete formation during meiosis, then the allelic pairs will segregate, they will segregate, and therefore this segregation is a random process. And when there's fertilization, that is a pollen from one plant will fertilize with the egg of the other plant, and therefore this fertilization will lead to the formation of a diploid zygote. Hence it is a universal law. This is how द नेचर वर्क्स। तो ये क्या है, यूनिवर्सल लॉ है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये था, ठीक है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या कहा था, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने क्या स्टेट किया, मेंडल ने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या करा, मेंडल ने स्टेट कि ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, ड्यूरिंग व्हाट, gamete formation, the alleles will segregate. At the time of gamete formation they will segregate, and during fertilization the allele from कहा pollen and allele from egg will combine to form what, to form diploid zygote। क्या बनाएंगे, डिप्लॉइड जाइगोट बनाएंगे। ये था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरे लॉ पे आते हैं हम, यूनिवर्सल लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तीसरा लॉ था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ व्हाट,
इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था तीसरा लॉ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये किस पे किया था? मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस पे किया था। क्या करा था? डाई हाइब्रिड क्रॉस पे किया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट मेंडल ने किस पे बेसिकली लॉ निकाला था? उनके डाई हाइब्रिड क्रॉस पे। अच्छा, मेंडल ने 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए थे पी के, पाइसन सटाइवम के, ठीक है। तो उन्होंने दो कैरेक्टर लिए, जितने भी उन्होंने पढ़े थे उनमें से दो एक का बताते हैं, सिर्फ रिजल्ट करते हैं। उन्होंने लिया जैसे सीड शेप लिया और सीड कलर लिया। तो कल मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि शेप और कलर में शेप डोमिनेंट कौन सा था? राउंड। रिसेसिव था रिंकल्ड। कलर में डोमिनेंट सीड कलर वाज येलो एंड रिसेसिव वाज ग्रीन। तो मैंने कैपिटल आर से सीड शेप कह दिया और सीड कलर। अब ये तो ये कहोगे, ये हो गए राउंड एंड येलो सीड्स, है ना। और इनको क्रॉस कराया, होमोजाइगस वालों को क्रॉस किया रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स से, ठीक है। इन्होंने देखा F1 जनरेशन में क्या आया? राउंड एंड येलो सीड्स आई, है ना। F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो सीड्स आई। ये किसकी बात कर रही हूँ? F1 जनरेशन की, ठीक है। F1 जनरेशन में राउंड एंड येलो आई। जब इन्होंने F2 जनरेशन, अच्छा तुम्हें टाइप ऑफ गैमीट्स भी बनाना आता है, तो मैं अगर गैमीट्स बनाऊँ F2 जनरेशन के लिए, इनकी क्या करानी है? सेल्फिंग करानी है। तो मैं कहूँ टाइप ऑफ गैमीट्स, कल का रिवीजन, क्विक रिवीजन कर रहे हैं हम लोग कल का। तो टाइप ऑफ गैमीट्स बनानी, हेटेरोजाइगस पेयर है, 2n क्या हो गया? 2 पेयर है, 1 2, 4 टाइप के गैमीट बनेंगे। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर में कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो 4 टाइप के गैमीट। पहला कैपिटल आर कैपिटल वाई, दूसरा कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये गैमीट्स बनाए। तो जब इन्होंने F2 जनरेशन देखी तो इन्होंने देखा कि जो हमारा फिनोटिपिक रेशियो, आपको अब मोनोहाइब्रिड से निकाल सकते हैं फिनोटिपिक रेशियो, तो इन्होंने देखा कि फिनोटिपिक रेशियो आ रहा है 9:3:3:1, ठीक है। जहाँ 9 क्या थे, क्या है? 9:3:3:1। जहाँ 9 थे राउंड एंड येलो, ठीक है। 3 थे राउंड एंड ग्रीन सीड्स, 3 थे रिंकल्ड एंड येलो, ठीक है। और एक थे रिंकल्ड एंड ग्रीन। ये रिजल्ट देखा, इससे इन्होंने अपना तीसरा लॉ निकाला, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डाईहाइब्रिड क्रॉस पे। उन्होंने बोला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कि व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन एन हाइब्रिड, जब 2 पेयर ऑफ ट्रेट हाइब्रिड में कंबाइन होता है, तो सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, जिसको बोला उन्होंने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो फिर से बोला, इन्होंने बोला कि इसका सेग्रीगेशन एक पेयर ऑफ कैरेक्टर का इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर। समझने की कोशिश करो, माने एक कैरेक्टर क्या था? सीड का शेप, और दूसरा कैरेक्टर क्या था? सीड का कलर। तो मैंने बोला कि सेग्रीगेशन ऑफ 1 पेयर ऑफ कैरेक्टर, माने जो सीड का शेप है वो इंडिपेंडेंट है ऑफ द सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर ऑफ कैरेक्टर, जो कि क्या है? सीड का कलर। तो इसका सीड का शेप और सीड का कलर अलग अलग इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट हो रहे हैं, कोई कंबाइनिंग नहीं है। अच्छा ये तभी, अच्छा यूनिवर्सल लॉ नहीं है, ये तभी एप्लीकेबल होगा जब ये कैरेक्टर्स लोकेटेड होंगे अलग अलग क्रोमोसोम पे। अगर सेम क्रोमोसोम पे होंगे तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन हो जाएगा, जिसको कहते हैं लिंकेज। क्या कहते हैं? लिंकेज।
तो माने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में इन्होंने क्या कहा, फिर से सुनो, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या उन्होंने बोला, व्हेन two pair of traits are combined in an hybrid, two pair of traits are combined in a hybrid, the segregation of one pair of character is independent of the other pair of character। माने कि सीड शेप का सेग्रीगेशन सीड कलर के सेग्रीगेशन से इंडिपेंडेंट है। ये मेंडल ने थर्ड लॉ में बताया था। पर इससे देखो डिड्यूस क्या कर रहे हो, क्योंकि अलग अलग सेग्रीगेशन हुए हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। क्योंकि अलग अलग सेग्रीगेशन हुए तो ये जो जीन्स हैं इन कैरेक्टर की, ये अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। अगर ये सेम क्रोमोसोम पे लोकेटेड होती तो क्या होता, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन होता। तो एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यूनिवर्सल लॉ नहीं है। तो एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। तो एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अगर मैं आपसे कहूँ कौन सा है तो कहोगे मैम लिंकेज है। क्या है, लिंक। अच्छा, लिंकेज में क्या होता है बेटा, ये हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे क्लास 12 में, थोड़ा सा समझ लो। लिंकेज में क्या होता है, ये जीन जो कैरेक्टर के होते हैं वो एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड होते हैं। एक ही 30,000 जीन होते हैं और क्रोमोसोमल पेयर कितने होते हैं, हमारे अंदर कितने होते हैं, पी में कितने थे 2n कितना था 14 था। जैसे हमारे अंदर कितने होते हैं 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम, बेसिकली है 46 क्रोमोसोम्स। तो बेसिकली अगर ये जीन्स एक ही क्रोमोसोम पे लोकेटेड है तो लिंकेज एग्जिबिट कर सकती हैं, लिंकेज एग्जिबिट कर सकती हैं। वो कंप्लीट हो इनकम्प्लीट लिंकेज दैट इज इनडिसिसिव, ये 12th में आपको बताऊंगी। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट तब होगा जो मेंडल ने बताया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब ये जीन्स अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। तो कहोगे द जीन्स ऑफ द कैरेक्टर, उस कैरेक्टर की आर लोकेटेड, द जीन्स ऑफ द कैरेक्टर्स आर लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड हैं। इसका माने आप फिर से सुन लीजिए, इसका माने ये है कि सीड शेप और सीड कलर की जीन्स जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम पे लोकेटेड है, इसीलिए इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुआ। मेंडल ने यहीं जब क्रॉसेस पढ़े तो उन्होंने अलग अलग क्रोमोसोम की जीन्स पढ़े थे, तो ही कुड नॉट figure out linkage at his time, so he gave the third law, that is the law of independent assortment, because he had studied the characters which were located on different chromosome। तो उनको ये लॉ मिला था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। विद दिस वी आर ओवर विथ आर टॉपिक्स, जिसमें हमने मेंडेलियन लॉज कंप्लीट कर लिए, डिकोड कर लिए, अंडरस्टैंड कर लिए। मैंने बहुत अच्छे बढ़िया तरीके से आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका एक्सेप्शन क्या है ये बता दिया है। हमने पढ़ा क्या, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यूनिवर्सल लॉ है। क्या है बेटा, ये यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो यूनिवर्सल लॉ हमने पढ़ा है। और तीसरा हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा, लॉ ऑफ डोमिनेंस और उसके एक्सेप्शन पढ़े। तो आज हम लोग ने लॉ पढ़ लिए। अच्छा, जाते जाते मैं आपको एक और चीज़ सिखा दूंगी, जीनोटाइप निकालना। थोड़ा सा जीनोटाइप, जैसे मैं कहूँ कैसे पता चलेगा तुम्हें जीनोटाइप क्या है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कैसे पता चलेगा। फिनोटाइप तो चलो ठीक है, तुमने देखा और तुम्हें पता चल गया ये रेड है ये वाइट है। मैं कहूँ जीनोटाइप कैसे निकालना है, तो लिखोगे टू नो द जीनोटाइप। चलिए ये सीखते हैं। अच्छा, मज़ा आएगा समझने में। जाते जाते बस थोड़ा सा और ये भी सुन लो, जीनोटाइप कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अगर मुझे, जैसे मेरे पास एक, सुनो, टॉल प्लांट है, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि मैं तुमसे कहूँ इस टॉल प्लांट है मेरे पास, इसका जीनोटाइप बताओ। कैपिटल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी, बताओ कैसे बताओगे।
कौन सा जीनोटाइप है कैसे बताओगे? क्वेश्चन मार्क मैं पूछ रही हूँ, इसका क्या जीनोटाइप कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है? क्वेश्चन मार्क पूछा तुमसे, तो कहोगे मैम एक तरीके से बता सकती हूँ। मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे बता सकते हो। तो हमने इस प्लांट को क्रॉस करेंगे एक रिसेसिव डॉफ प्लांट के साथ, तो हमने स्मॉल टी के साथ रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस किया, रिसेसिव प्लांट के साथ हमने इसको क्रॉस किया, ठीक है। अगर अब समझो रिजल्ट से मैं ऑब्टेन कर रही हूँ, रिजल्ट निकालना है, एक ये रिजल्ट है, एक फिर से एक और बनाए दे रही हूँ, एक साथ फिर बताऊंगी तुम लोग को, एक और ऐसे ही बना दिया, ठीक है। इसका भी क्रॉस किया, किसके साथ? डॉफ प्लांट के साथ, माने रिसेसिव के साथ। तो स्मॉल टी ये था रिसेसिव प्लांट। कौन से रिसेसिव प्लांट थे? ये डुओफ था। ये भी क्या है? डुओफ प्लांट, ठीक है। अब मुझे जीनोटाइप बताना है, सिर्फ रिजल्ट निकालने से तुम जीनोटाइप बता पाओगे, रिजल्ट निकालने से। अगर रिजल्ट में 50% टॉल आए प्लांट और 50% डुओफ आए, ठीक है, तो कहोगे मैम जीनोटाइप इस प्लांट का हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, टिक। बढ़िया। अगर एक रिसेसिव प्लांट से तुमने टॉल प्लांट क्रॉस कराया मैंने, और मेरा रिजल्ट 50% टॉल प्लांट्स आए एंड 50% डॉफ आए, बेसिकली द रेशियो शुड बी इन द रेशियो ऑफ 1:1, तो कहोगे कि मैम जो हमारा प्लांट अननोन जीनोटाइप था वो हेट्रोजाइगस टॉल था, कैपिटल टी स्मॉल टी। अगर रिजल्ट इससे करते हैं, अगर रिजल्ट इस क्रॉस का एरो सीधी करके बना, अगर रिजल्ट इस क्रॉस का ऑल टॉल माने 100% टॉल आए प्लांट, तो कहोगे मैम जो जीनोटाइप था इसका वो होमोजाइगस डोमिनेंट था। तो अगर रिजल्ट में 50% टॉल 50% डॉफ आए, टेस्ट रिजल्ट 1:1 आए, तो कहोगे मैम अननोन जीनोटाइप क्या था? हेट्रोजाइगस टॉल। अगर रिजल्ट में 100% टॉल प्लांट्स आएंगे तो कहोगे मैम जो अननोन जीनोटाइप वाला प्लांट था वो होमोजाइगस टॉल था। क्या था? होमोजाइगस टॉल। तो यहाँ ये क्या था? हेट्रोजाइगस। ये क्या था? हेट्रोजाइगस टॉल। ये क्या है? होमोजाइगस टॉल। देखो अच्छी बढ़िया चीज बता दी एक और। तो जीनोटाइप हम ऐसे पता करेंगे। बहुत बेनिफिशियल हैं ये लेक्चर्स, प्लीज इन लेक्चर्स को देखें, व्यू करें, ट्राई अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, विच बेसिकली इट्स अ डिटेल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ओनली, जो हम आपको 12th में पढ़ाते हैं जेनेटिक्स में। तो अगर आपके ये कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर होंगे तो आपको पढ़ने में अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा। जेनेटिक्स इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, आई फील बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वेरीड क्वेश्चन बनते हैं नीट में। तो आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, पकड़े हुए हैं कॉन्सेप्ट, तो मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन या कोई टॉपिक आपको ऐसी होगी जो समझ में नहीं आएगी जेनेटिक्स में। ठीक है, विद दिस वी आर ओवर विद अ लेक्चर ऑफ 30 मिनट्स। आई एम अज्यूमिंग कि आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ रीड, प्लीज़ लिसन टू द लेक्चर्स। एक बार सुन ही लेंगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। लिसन टू द लेक्चर्स, it will help you out, they are very beneficial. All the lectures of bridge course are extremely important, आपके लिए important है, हेल्प करने के लिए हमने बनाए कि आपकी इनकी इम्पोर्टेंस ही यही है कि हम आपकी हेल्प करना चाह रहे हैं कि आप जल्दी से जल्दी कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लें और बहुत अच्छी तरीके से वेल प्रिपेयर्ड आए क्लास 11th में। सो आई एज्यूम जेनेटिक्स हमारा ओवर है, इतना ही बेसिक्स थे आपके जेनेटिक्स के। 11th में हम डिटेल में, 12th में बेसिकली हम डिटेल में पढ़ते हैं ये टॉपिक्स। ठीक है, थैंक यू। I feel I've done justice to these topics. So thank you so much. I'll meet you for the next lecture, which will be on a different topic itself. Thank you so much.